हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीमेंट कभी कभी पूरी तरीके से व्यर्थ होता है, जिसका हम इफ वट कुछ नहीं लगा सकते कि ऐसा होता है तो व्यर्थ नहीं होता ठहराव। तो कुछ जो ठहराव है मुख्य रूप से वो इस प्रकार है कि इन ठहरावों को पूरी तरीके से व्यर्थ ही माना गया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये ठहराव है कौन कौन से। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जब कभी भी हम इस टाइप से अध्ययन करते हैं तो आपको पहले याद करना होगा कि हमारे कौन कौन से जो ठहराव है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोगों ने याद होगा, हमने 2G के अनुसार हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता व्यर्थ ठहराव कहलाता है। क्लियर, याद आ गई होगी। तो यही वो ठहराव है, इनमें कुछ जो ठहराव है उनको आज हम पूर्ण रूप से जो व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं उन ठहराव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव से आज से ऐसे ठहरावों से है जो राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि जो राजनियम है, इस चीज को तो आप समझते ही हो कि जो भारत में जो कानून चल रहा है उसके द्वारा कोई भी ठहराव अवैध घोषित कर दिया जाए या तो उस ठहराव को हम क्या कहेंगे, स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव या घोषित ठहराव। क्लियर। अब बात करते हैं जो डिक्लेयर्ड कर दिए गए हैं वैध अवैध, तो उन ठहराव के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। देखिए, वैध अनुबंध के आशय लक्षणों का अध्ययन करते समय हमें देखना होता है कि इस अधिनियम की धारा 10 के अधिनियम एक वैध अनुबंध के लिए ये भी आवश्यक है कि ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। भाई, हम कोई एग्रीमेंट को जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी जो ठहराव है, जो एग्रीमेंट है, वो व्यर्थ ना हो। इस चीज को ध्यान रखना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन निम्नलिखित ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थनीय घोषित है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम बात करते हैं, ये वैसे तो 6 ठहराव है। सबसे पहला है विवाह में रुकावट डालने का ठहराव, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। भाई, बात करे जाए कि ये सेक्शन 26 के अनुसार अगर कोई ऐसा ठहराव है जिसमें हम विवाह में रुकावट डालने वाले काम करते हैं तो पूरी तरीके से व्यर्थ होगा। ये हमारे लिए कानून में इसकी कोई मान्यता नहीं है, परंतु इसमें भी कंडीशन है, ध्यान रखना। मान लीजिए हम कुछ विवाह में, जैसे 2 व्यक्ति विवाह कर रहे हैं, अब उनके विवाह में हम रुकावट डालते हैं तो ये क्या हो गया, व्यर्थ ठहराव हो गया। परंतु ऐसी दशा में कि जब कभी भी कोई बच्चा नाबालिग है, यानी कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है और लड़के की उम्र 21 साल से कम है और उनका विवाह हो रहा है, तो वो ठहराव जो हो जाएंगे वो कैसे ठहराव हो जाएंगे, समझ में आ गई? वो उनमें रुकावट डालना कानूनी रूप से सही माना जाएगा। और अगर हम कोई दो लोग जो वयस्क हैं और शादी कर रहे हैं और उनके विवाह में हम रुकावट डाल रहे हैं तो वो व्यर्थ माना जाएगा। क्लियर। और जो अवयस्क के विवाह में रुकावट डालेंगे तो वो व्यर्थ नहीं माना जाएगा। आपने लोगों ने पढ़ा है 26 के अनुसार प्रत्येक ऐसा ठहराव जो अवयस्क को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालता है वो व्यर्थ कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकंड, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। भाई, कोई भी व्यापार हो रहा है, अगर हम उस व्यापार में रुकावट डाल रहे हैं तो ऐसे ठहराव को हम क्या कहेंगे, ऐसे ठहराव कर लिया कि हाँ, राम और श्याम का व्यापार चल रहा है, मैं मोहन
उसका व्यापार रोक दूंगा। और मैंने ये मोहन ने किसी और व्यक्ति से ठहराव किया, मान लो वो किया हमने रामपाल से, राम और श्याम का व्यापार हो रहा था, रामपाल ने कहा कि इन दोनों का व्यापार नहीं होना चाहिए, मोहन से ने एग्रीमेंट कर लिया, मोहन ने कहा हाँ नहीं होने दूंगा। तो ये पूरी तरीके से व्यर्थ घोषित ठहराव है। इस ठहराव का न्यायालय में जाएगा तो ये पूरी तरीके से अमान्य होगा। ये इस तरीके का हम कोई ठहराव नहीं कर सकते भाई। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये बता ही दिया है जैसे, और इसमें एक बहुचर्चित लॉ है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। बहुचर्चित जो लॉ है माधव चंद्र एवं राम कुमार दास में के विवाद का है ये, ठीक है। ये कलकत्ता की बस्ती में दो लोग रहते थे, माधव चंद्र तथा राजकुमार दास, दोनों बर्तन वाले बनाने का व्यवसाय करते थे। राम कुमार दास के कहने पर माधव चंद्र ने 3 माह के लिए अपना व्यवसाय बंद करना स्वीकार कर लिया। किसने? रामदास के कहने पर माधव चंद्र ने दो लोग थे, माधव चंद्र और राम कुमार दास। तो रामदास के कहने पर माधव चंद्र ने 3 महीने के व्यापार अपना बंद करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। माधव चंद्र ने जितनी धनराशि अपने कर्मचारी को अग्रिम राशि के रूप में दे दी और रामदास ने उन्हें वचन दिया कि माधव चंद्र को वचन दे दिया कि मैं अपना व्यापार नहीं करूंगा। ठहराव के अनुसार माधव चंद्र को 3 महीने काम नहीं करना था, परंतु माधव चंद्र ने वो 3 महीने काम किया और वो न्यायालय में पहुंच गया। तो ऐसे ठहराव को, व्यापार बंद करने के ठहराव को मान्यता नहीं मिली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट उसकी। नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। भाई कभी कभी क्या होता है, लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, मान लीजिए कोई काम हो रहा है, कानून ने कह दिया कि उस व्यक्ति का, मान लीजिए कानून का न्यायालय से एक नियम आया कि उसका व्यापार मतलब सही नहीं है, नियम अनुसार नहीं है, वैधानिक नियम के अनुसार नहीं है, उसे बंद कर दिया है, उसकी दुकान पर शटर लगा दिया जाए, उस पर ताले लगा दिया है, मोहर लगा दी जाए, सील कर दिया जाए। और हम जब वो सील हो रही है तो हमने नहीं, हमें अपने दुकान सील नहीं होने देंगे, उसमें हम कोई रुकावट डालने के लिए किसी गुंडे को, किसी तीसरे पक्षकार को कहते हैं कि मेरा व्यापार, दुकान बंद ना होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। परंतु अब वो रुकावट डालने पहुंच गया कानूनी कार्रवाई में, तो ऐसी स्थिति में वो भी ठहराव जो होगा व्यर्थ माना जाएगा। समझ में आ रही है आपकी बात? या एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आ वा के साथ यह ठहराव करता है कि वह आ उसके बा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई नहीं होने देगा। भाई सरकार ने कोई सजा सुनाई है और आ बा से कह रहा है कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। और उसके साथ अगर कुछ हो जाता है आ के साथ, अब वो फिर केस करता है सरकारों के, बा ने मेरे से गारंटी ली कि अगर मेरे पास कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, फिर भी क्यों हो रही है, तो वो ठहराव व्यर्थ ही माना जाएगा। जैसे आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग भड़काते हैं, आप व्यापार कर रहे हैं कि चिंता मत कर, गलत काम कर, मतलब अपनी जीएसटी मत भरो या इनकम टैक्स मत भरो या ये कानून गैर कानूनी रूप से कार्य करो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर होती है तो मैं देख लूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर उसके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई हो जाती है तो वो उस पर केस नहीं कर सकता कि जिसने उसे आश्वासन दिया है कि मैं देख लूंगा, वो कुछ नहीं देख पाता है, जब सरकार के जो नियम है वो प्रत्येक के लिए बराबर है। क्लियर? तो इस चीज पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम ऐसे ठहराव जिनके अर्थ निश्चित ना हो। भाई एग्रीमेंट इंसॉल्विंग अनकंटेंटली, भाई कोई हमारे अनकरेक्टली जो है वॉलिंग है वो बिल्कुल तरीके से ऐसे ठहराव जिनका निश्चित अर्थ ही ना हो। जैसे मैं बात करता हूं कि ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित ना हो अथवा निश्चित ना किया जा सकता है वो व्यर्थ कहलाते हैं। अब मैं उदाहरण के रूप में आपको बताने की कोशिश करता हूं। आ बा को 100 किलोग्राम तेल बेचने से सहमत होता है।
इसमें किया गया इसमें किस प्रकार के तेल का से आशय है। अब मान लो आप आपको 100 किलोग्राम तेल बेचने की बात करता है, आप आपको 100 किलोग्राम तेल बेचने की बात करता है। आपने क्या काम किया, आप बात समझ रहा था कि ये मुझे क्या देगा, कड़वा तेल देगा, मतलब सरसों का तेल देगा, परंतु उसने क्या काम किया, मिट्टी का तेल ले गया 100 किलो। तो इस तरीके के जो ठहराव होंगे वो व्यर्थ होंगे जब तक तेल से मतलब वो स्पष्ट रूप से लिखे कि मैं जो तेल बेच रहा हूं वो क्या होगा, नारियल का होगा या फिर सरसों का होगा, या फिर वो कह सकता है कि ना मैंने तो भैया नारियल का तेल मांगा था और तुम सरसों का कैसे ले आए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। या फिर इस तरीके की बात कर सकते हैं, आप आपको अपना घोड़ा 100 अथवा 150 रुपए में बेचने के लिए सहमत होता है। अब वो कह के ना, वो जब खरीदने की मौका आया वो बेचने के लिए तैयार है 100 अथवा 150, वो कह के ना अब 150 में बेच रहा हूं। तो इस तरीके के भी ठहराव अव्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाजी लगाने के ठहराव की बात। भाई बाजी लगाने का ठहराव क्या होता है, कहने का मतलब है जब हम शर्त लगाते हैं, कोई शर्त जो कॉमन भाषा में होती है शर्त, कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ऐसा वो कर देंगे। जैसे दो लोग दो जुआ खेल रहे हैं दो लोग, और एक जुआ में हार गया और दूसरा जीत गया। अब जुए में हार गए पैसे के लिए जीते हुए व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता कि मैंने इनसे जुए में ये चीज जीती थी। तो ये बाजी लगाने का ठहराव जो था वो व्यर्थ ही माना जाता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं लास्ट क्या है हमारा, असंभव कार्य को करने का ठहरा। असंभव कार्य कौन से होते हैं, एग्रीमेंट ऑफ डूइंग इम्पॉसिबल एक्ट। भाई क्या काम किया, एक नायक ने एक नायिका से वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब नायिका ने उसके ऊपर केस कर दिया कि इनने चांद तारे तोड़ने के मेरे पे मुझसे कहा था, अभी तक इनने लाके नहीं दिया है। तो इस तरीके की केस भी इनवैलिड माने जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव थे। थैंक यू वेरी मच।